नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे कि डीएनएस कैसे काम करता है। डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर्स। और इसके अलावा हम ये भी, अच्छा, मेरे मन में मैं बात बताऊं, अगर आज की वीडियो होगी पहले तो हिंदी में, और मेरे मन में ये सवाल कहाँ से आया कि मुझे जानना था कि एक कंपनी जो है उसके कितने डीएनएस सर्वर्स होते होंगे, है ना। और ये क्योंकि मेरे मन में एक जो इमेज थी कि डीएनएस कैसे काम करता है, मुझे लगा था ऐसा था। ऊपरी ऊपरी पिक्चर बस मैं जानती थी, जो शायद हम में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। और वो कुछ ऐसी थी कि सबसे पहले मैंने, मान लो मुझे primevideo.com ही एक्सेस करना है, और मैंने सबसे पहले ये डाला, और ये पर्टिकुलर वेबसाइट लेकर के मेरा सिस्टम पहुंच जाएगा डोमेन नेम सर्वर के पास, और डीएनएस जो है वो मुझे एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा। ये सही बात है। पर क्या एग्जैक्टली यही हो रहा है? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये, क्योंकि डीएनएस अपने आप में ही कैसे इतने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स आज की डेट में है। तो ये एक डीएनएस सर्वर है, 10 डीएनएस सर्वर है, हजारों डीएनएस सर्वर है। इस बारे में पूरी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और इसके बाद फिर एक और वीडियो मैं निकालूंगी, वो होगा डीएनएस के अराउंड जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, डीएनएस मिसकॉन्फ़िगरेशंस पे हम बात करेंगे। तो उसके लिए मुझे लगा शायद जरूरी है ये जानना पहले तो कि डीएनएस काम कैसे करता है। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। मान लो मैं आपके सिस्टम पे, अपने सिस्टम पे हम एक्सेस करते हैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है। वो वेबसाइट हो सकता है फ्लिपकार्ट की है, लेट्स से हम flipkart.com एक्सेस करना चाह रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपने ये पर्टिकुलर वेबसाइट डाली, डिपेंड करता है, अगर आपका सिस्टम ने पहले ये वेबसाइट एक्सेस करी थी तो कोई बात नहीं है, वो आपके सिस्टम का कैश देखेगा। आपके कैश में अगर ऑलरेडी एक आईपी एड्रेस होगा तो ये आपको तुरंत की तुरंत वहीं के वहीं रिटर्न कर देगा आईपी एड्रेस, और आपने साइट एक्सेस कर ली। पर कई बार क्या होता है, हो सकता है कि आपने एक्सेस नहीं करी हो, और ये पहली बार आप अपने उस सिस्टम पे आप flipkart.com एक्सेस करें, तो ऐसे में क्या होगा, आप जाते हो एक पर्टिकुलर, सॉरी, आप जाते हो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, ठीक है। हो सकता है आपका सिम कार्ड, अगर आप इंटरनेट अपने सिम कार्ड के थ्रू यूज कर रहे हो, जैसे मेरे लिए हो सकता है जियो हो, एयरटेल हो, या अगर आप वाईफाई पे हो घर के तो एक्ट फाइबर नेट हो गए, या इस तरह के कोई भी, एयरटेल एक्सट्रीम, ठीक है। इस तरह के आपको जो वाईफाई प्रोवाइडर्स है हम उनके पास जाते हैं। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपका, या वाईफाई प्रोवाइडर जो है, वो भी चेक करता है उसके कैश में क्या ये पर्टिकुलर वेबसाइट की आईपी है। अब flipkart.com जैसा डोमेन है, चांसेस है कि उसके खुद के कैश में ही ये मिल जाएगा, और उसने वहीं के वहीं एक आईपी एड्रेस रिटर्न कर दी। पर इमेजिन करिए कोई ऐसा डोमेन जो थोड़ा नया नया रजिस्टर हुआ हो, जैसे अभी आप देखते हैं आजकल, आजकल बहुत सारे नए बिजनेस खड़े हो रहे हैं, राइट। आप इंस्टाग्राम पे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को देख ही रहे हो, राइट। नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, और आप उनकी कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहे हैं। इन दैट केस चांसेस है कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी उनका आईपी एड्रेस ना हो। तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पहुंचता है डीएनएस रिकर्सर के पास। इंट अब यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है, कई बार ऐसा होता है कि ये डीएनएस रिकर्सर, जो भी कंपनी है, जैसे मान लो जियो है, जैसे बड़ी कंपनीज है ना, उनके खुद के ही डीएनएस रिकर्सर्स हो सकते हैं। पर कुछ छोटी मोटी कंपनीज है, जैसे आपके लोकल वाईफाई प्रोवाइडर्स है, चांसेस हैं कि उनके खुद के डीएनएस रिकर्सर्स नहीं होंगे। तो बहुत सारे ऑलरेडी हैं डीएनएस रिकर्सर्स, या मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे गूगल हो गया, या आई थिंक क्लाउडफ्लेयर का भी है, ठीक है। तो ये उनके और रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये लिस्ट ऑलरेडी होती है आपके वाईफाई प्रोवाइडर के पास कि भाई इन इन डीएनएस रिकर्सर्स के पास हम जा सकते हैं। तो अब पहला, अब ठीक है, तो दूसरा स्टेप आई थिंक समझ में आया होगा आपको। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पहुंचेगा डीएनएस रिकर्सर के पास। अब इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है एक रिकर्सिव लूप बिटवीन डीएनएस रिकर्सर और डीएनएस सर्वर्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो डीएनएस सर्वर आता है वो रूट नेम सर्वर आता है। इसमें क्या होता है, अच्छा, आप एक वेबसाइट अगर आप देखो, तो अगर हम जैसे मान लो primevideo.com की ही बात करते हैं, primevideo.com में कॉम जो है ना, .com, ये एकदम एंड में जो है वो रूट नेम है। किसी भी वेबसाइट को, डोमेन को जब भी आप एक्सेस करते हो, सबसे पहले जो आता है वो जो ये सबसे एंड में बेसिकली, ठीक है। तो सर्च ऐसे होता है, एकदम जेनेरिक लेवल से लेकर के फिर हम धीमे धीमे डिग डीप करते हैं,
है ना। तो अपने जो रूट नेम सर्वर है यहाँ पे डॉट कॉम होगा, है ना। तो और रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से जाता होगा, है ना, कि ये हेडर है, हेडर की एक आईडी होगी, और उसमें उसने डाला कि उसके पास कितनी क्वेरीज हैं, हो सकता है दो तीन वेबसाइट्स के लिए पूछ रहा हो आईपी एड्रेस, इस केस में मान लो एक ही वेबसाइट का पूछ रहा है तो क्वेरी एक है, अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया इसलिए जीरो है। ओपी कोड अभी मैंने बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली क्या करता है पर्टिकुलर फ्लैग। और ये फ्लैग जो है आरडी, आरडी मतलब कि रिकर्शन इज डिजायर्ड, रिकर्शन इज डिजायर्ड मतलब जैसा मैंने बताया क्योंकि नाम ही है डीएनएस रिकर्सर, तो ये डीएनएस रिकर्सर ही रूट नेम सर्वर के पास जाएगा। इसके बाद एक और सर्वर आएगा जो कि होगा टीएलडी नेम सर्वर, और उसके बाद एक और नेम सर्वर आएगा, वो होगा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन का सेक्शन होगा, ये इतना तो इनका हेडर का सेक्शन हो जाता है। फिर क्वेश्चन सेक्शन में क्या होगा, आपको दिया जाएगा कि मुझे example.com का, मान लो इस केस में हम example.com का आईपी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मुझे example.com का आईपी एड्रेस चाहिए ओवर द इंटरनेट, और मुझे उसका IPv4 एड्रेस चाहिए। ए मतलब कि IPv4 वर्जन 4 चाहिए। अगर आपको डबल ए दिख रहा होता है यानी कि मैं वर्जन 6 मांग रही हूँ, IPv6 मांग रही हूँ बेसिकली। तो इतना आई होप क्लियर है। ठीक है, अब ये जो रूट नेम सर्वर्स होते हैं ना, ये कुछ 13 नेम सर्वर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 13 सर्वर ही है जियोग्राफिकली लोकेटेड, नहीं, ये कुछ 13 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक रूट नेम सर्वर होस्ट करती हैं, जिसमें IANA है, नासा के हैं, आई बिलीव एक आई थिंक यूनिवर्सिटी भी है कुछ एक आध, और US आर्मी का भी है आई बिलीव। हाँ, तो ये थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, बट हाँ ये 13 नेम सर्वर्स बेसिकली जाने जाते हैं। अगेन ये 13 ऑर्गेनाइजेशंस है बेसिकली, नॉट कि केवल 13 ही सर्वर्स हैं जियोग्राफिकली, नहीं उससे ज्यादा हैं। ठीक है, पर इनके आईपीज हमेशा कांस्टेंट होते हैं ना, क्योंकि एक सवाल ये भी आता है कि भाई डीएनएस रिकर्सर को कैसे पता किस आईपी पे जाना है। तो डीएनएस को इसलिए पता है, ये रिकर्सर को सबसे पहले जब वो जाता है रूट नेम सर्वर के पास, उसको इसका आईपी एड्रेस पता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कुछ 13 आईपी एड्रेसेस हैं जिन पे वो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से जितने भी सर्वर्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं नासा के एक नेम सर्वर में नासा का चूज कर लूं, तो ज्योग्राफिकली अगर मान लो वो वर्ल्ड में ऐसे उनके 300-400 सर्वर्स हैं, जितने भी सर्वर्स हैं उनके, है ना, लोकेटेड, इन दैट केस उन सभी सर्वर्स का आईपी सेम है, सेम होगा, है ना। तो ये इस तरह से होता है, तो कुछ 13 आईपीस होंगे, और ये उनमें से एक एक करके सब पे रीच आउट करेगा, मोस्टली पहले या दूसरे में ही मिल जाता है वैसे। तो खैर आईपी एड्रेस आपको जो भी जिसका भी आप सर्च कर रहे हो, है ना। तो मान लीजिए अभी हम example.com का सर्च कर रहे थे, तो सबसे पहले हम गए, और तो अब क्या करेगा रूट नेम सर्वर हमें ये बता देगा कि भाई देखो तुम्हारा जो तुम मुझे डोमेन ला करके दिए हो .com, है ना, मुझे ये तो नहीं पता example.com का आईपी क्या है, पर मुझे ये पता है कि कौन हेल्प कर सकता है तुम्हें आईपी लाने में। ठीक है, तो मैंने देखा कि टॉप लेवल डोमेन जो है वो कॉम है। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा वो आईपी, बेसिकली वो नेम सर्वर्स। ठीक है, अगर आप देखो रेस्पॉन्स में कुछ इस तरह से रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, कि ये नेम सर्वर है, और इनमें आप जा करके जरा देख लो कि ये नेम सर्वर्स बेसिकली, अगेन ये बहुत सारी कंपनीज, ये आपके जो डोमेन रजिस्ट्रार्स होते हैं ना, ये वो ओन करते हैं। तो बेसिकली ये उनके आईपीज या उनके एंड पॉइंट्स हमें ला करके दे देगा। ठीक है, क्या आप इनसे जा करके पूछो कि example.com का आईपी एड्रेस क्या होगा। ठीक है, अगेन फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, आप देखो अगर तो इसमें अगेन, ठीक है, ये अब हम पहुंच गए टीएलडी नेम सर्वर के पास। तो डीएनएस रिकर्सन ने क्या करा, फिर से उसने बोला कि मुझे रिकर्शन चाहिए, और जो भी वैल्यू आ रही है उन पर रिकर्सिवली मुझे स्कैन करना है। तो टीएलडी नेम सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये डोमेन क्या है ना, example.com की हम बात कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा हमको example.com का जो भी अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है उनके एंड पॉइंट्स हमको रिटर्न करेगा, जैसे ns1.example.com और ns2.example.com इन दिस केस, राइट। और एक एडिशनल सेक्शन में वो ये पर्टिकुलर आईपी भी प्रोवाइड कर देगा। आगे बढ़े तो डीएनएस रिकर्सर फिर एंड में क्या करेगा, वो पहुंचेगा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर जो कि कंपनी खुद ही ओन करती है।
ठीक है, और इन दैट केस फिर वो अब अगेन तो सवाल हर समय एक ही रहेगा, राइट, कि भाई example.com का आईपी एड्रेस क्या है। और फिर फाइनली जो भी जो आपका अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है ना, वो एक पर्टिकुलर आईपी फिक्स करके बता देगा। ठीक है, क्योंकि आपकी कंपनी का आपके जो भी एंड पॉइंट है, मान लो example.com है या help.example.com है, ठीक है, इन सब के क्या आईपीज होंगे, वो मैं ही एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करूंगी। ठीक है, तो ये चीजें मैं अपने अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के थ्रू जो जिसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ, जरूरी नहीं कि ये सर्वर मैं ही पूरा मेंटेन कर रही हूँ, हो सकता है मैंने किसी थर्ड पार्टी से कोलैबोरेट करा हो। ठीक है, सर्वर बेसिकली फिजिकल वो पूरा उनका होगा, बट देन मैं उनकी सर्विसेज यूटिलाइज करके वो सर्वर कंट्रोल, सर्वर नहीं बेसिक, हाँ बेसिकली वही, वो नेम सर्वर मैं कंट्रोल, मैं एज अ कंपनी कंट्रोल करूंगी। राइट। तो होप ये इतना आइडिया क्लियर था। अगर इस पे और भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई फीडबैक हो, कोई भी और चीज जिस पे मैं हेल्प कर सकती हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।